दोस्तों, सबसे पहले टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का यह स्टेटमेंट सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी। यह पहली बार नहीं जब बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने में बिहार के लोगों के लिए ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करना आजकल बहुत ही आम है। बिहारी, यह सुनते ही लोगों के मन में एक अलग ही इमेज आता है। अगर कोई गुटखा चबाता हुआ, लुंगी पहने एग्रेसिव पर्सन की इमेज आए तो वो बिहारी ही होगा, ऐसा लोगों का मानना है, जो या तो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी में सने हुए कपड़े पहने हुए कहीं मजदूरी का काम कर रहा होगा। अगर हम स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर बिहारी शब्द का यूज ही गाली के तौर पे किया जाता है। अगर आपको इन शहरों में रिक्शा चलाते हुए या फिर मजदूरी करते हुए या फिर साफ सफाई का काम करते हुए कुछ वर्कर्स नजर आए तो भले ही वो राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात के रहने वाले हों, लेकिन उनकी वेशभूषा और काम की वजह से उन्हें बिहारी ही समझा जाता है। पर मेन सवाल तो यही है ना कि बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, वह भी अपने ही देश में। सो दोस्तों, इसके पीछे की मेजर रीजन को हमने कई अलग अलग पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब दोस्तों, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें इसकी अर्ली हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। उस टाइम मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से ही आते थे और ये लोग बहुत ही मेहनती हुआ करते थे। इन्हें काम भी आसानी से मिल जाया करता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल वर्कर्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया था और उन्हें खुद के स्टेट में भी काम बहुत ही मुश्किल से मिला करता था। उस टाइम महाराष्ट्रियन गवर्नमेंट भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली ले रही थी और इसी वजह से गवर्नमेंट अपने लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने इतनी भयानक रूप ले लिया और इससे हुआ क्या कि सिर्फ बिहारी ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट के लोगों के दुकान को भी जबरदस्ती बंद कर दिया गया था। 1950 में तो साउथ इंडियंस के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मोर्चा शुरू हो गया था और लोगों का नारा था, लुंगी उठाओ पोंगी बजाओ, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में साउथ इंडियन बहुत ही बड़ी संख्या में माइग्रेट करने लगी थी। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडियंस या फिर गुजरातियों को हेट सेंटिमेंट्स का थोड़ा कम सामना करना पड़ा था और असली रीजन था पैसा और इनकी व्यापार, जो कि उस टाइम पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन सैडली ये सारी चीजें बिहारियों के पास नहीं थी। लिटरेसी रेट, अब दोस्तों भले ही बिहार का इतिहास खूब स्ट्रॉन्ग रहा हो, महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से हो, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यहीं से हो या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान क्यों न यहीं से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पर यह इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज का बिहार इतिहास से बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रहा है। आज बिहार लिटरेसी रेट में 61.8% के साथ सारे स्टेट से पीछे है, लेकिन लिटरेसी रेट इतना कम क्यों? तो दोस्तों, इसका मेन रीजन है स्कूल में बुनियादी जरूरतों की कमी, बच्चों का स्कूल के बीच में ही छोड़कर चले जाना, और इसके पीछे का रीजन है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और एजुकेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द इन पॉइंट्स को बोल करके तो आगे नहीं निकल गया, रुकिए इन्हें थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। अब दोस्तों देखिए, बिहार के लगभग हर गांव में गुलाबी रंग के स्कूल या बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यह बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन स्कूल की हालत देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ही है, न कि एजुकेशन को सही करने में। बिहार के प्राइमरी स्कूल में तो कई बच्चों को कोर्सेज की बुक्स तक ही नहीं मिलती, तो पढ़ेंगे क्या? क्लास 4th के बच्चों से सेकंड क्लास के अगर सवाल भी पूछ दिए जाएं, तो ज्यादातर के पास कोई जवाब ही नहीं होता। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। लंच टाइम के बाद स्कूल बंद करके घर चले जाना समझो बहुत ही आम बात हो गई है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं माना जा सकता, बल्कि कई बार तो पेरेंट्स भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ना के बराबर देते हैं, क्योंकि जब पढ़ने लिखने की बात आती है, गांव के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, तो फिर इसका गलत मैसेज लोगों के पास जाता है। पेरेंट्स को यह लगता है कि ऐसे में उनका बच्चा कहीं का नहीं रह जाएगा, पढ़ लिख कर नौकरी तो उसे मिलेगी नहीं और लास्ट में वो खेती मजदूरों के लायक भी नहीं बचेगा। ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार के समाधान पर ज्यादा आने लगता है। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगते हैं। ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और न ही उनके अंदर कोई ऐसी स्किल्स डेवलप हो पाती है जिससे कि वो बेहतर कमाई कर पाएं। और लास्ट में होता एक ही चीज है कि उन्हें वापस मजदूरी करके अपना
जीवन यापन करना पड़ता है, अपना पेट भरना पड़ता है और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बच पाता। काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ जाता है, जहां उनके बोलचाल, काम और वेशभूषा के वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लो इन एवरी पैरामीटर्स। अब दोस्तों बात सिर्फ लिटरेसी रेट की नहीं है, बल्कि और भी कई सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन्हें बिहार लोवेस्ट रैंक कर रहा है। 15 से 49 साल की महिलाओं में 60.3% एनीमिया के शिकार होते हैं। हालांकि ये डेटा 67.4% था, जिसमें बिहार ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है, लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने से न सिर्फ माँ पर इसका बुरा असर पड़ता है, बल्कि बच्चे की हेल्थ पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। समय से पहले बच्चा का पैदा होना, कम वेट और बाद में बच्चे को भी एनीमिया होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब ऐसा बड़ी संख्या में होने लगे तो ये किसी भी स्टेट के लिए एक बहुत ही बड़ा विषय बन जाता है। इसके अलावा गरीबी में भी बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले टॉप पर आता है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भी ये हरियाणा और राजस्थान के बाद से तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन जब भी एम्प्लॉयमेंट जैसी मुद्दों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं बिहार के लोग यह कहने लगते हैं कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी तो बिहार से ही आते हैं। यह सच है और यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी तो है जो कि हमारी नजरों से दूर है। इतनी बड़ी संख्या में आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बनने के पीछे का रीजन यही है कि गवर्नमेंट ने स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए मेजर स्टेप्स लिए ही नहीं, लोगों को अच्छी प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है और थक हार कर उनका गोल सरकारी नौकरी बन जाता है। इनइक्वालिटी फॉर वुमेन। दोस्तों कहा जाता है कि जब एक वुमेन एजुकेट होती है तो फिर फैमिली का स्टेट बदल जाता है, और यही सेम चीज राज्य या फिर देश के लिए भी लागू होती है, क्योंकि जहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता वो देश तरक्की में हमेशा नीचे ही मिलेगा। बात करें बिहार की तो यहाँ औरतों के लिए इनइक्वालिटी बहुत ही आम सी बात है। यहाँ पर जितना प्रेफरेंस लड़कों की पढ़ाई को दिया जाता है उतना ही कम लड़कियों को दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस नारे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि लड़कियों के पैदा होते ही माँ बाप उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह शादी और दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ ली तो उसे एंड में शादी करके सेटल होना पड़ता है। सेटलमेंट मतलब सिर्फ शादी। लड़कियों के लिए कैरियर जैसी कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई कैरियर बनाना भी चाहे तो उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है कि उसने किसी अनएक्सपेक्टेड चीज को मांग ली है। इस तरह की डेंजर डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ मर्द ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि समाज, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। कई लड़कियों की तो बीच में ही पढ़ाई बंद करा दी जाती है। कई लड़कियां इसलिए स्कूल जाना बंद कर देती है क्योंकि वहां पर टॉयलेट की सुविधा ही नहीं होती। यही रीजन है कि जहां बिहार में 71.2% पुरुष लिटरेट है, वहीं औरतों की संख्या सिर्फ 51.5% की है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से बिहार पीछे होता जा रहा है और यहाँ के लोग दूसरे स्टेट में जाकर रोजगार को ढूंढ रहे हैं और वहाँ पे उनको हेट का सामना करना पड़ता है। कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों कास्ट इंडिया में आजादी से पहले ही एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है और इसे लेकर कई बार कई तरह के झड़प और दंगे इतिहास में आपको देखने को मिल जाएंगे। देश को कास्ट से छुटकारा दिलाने के लिए कई एक्टिविस्ट भी जोर शोर से अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि साउथ इंडिया में पेरियार और महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन लेट 80s के दौरान बिहार में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि लोअर कास्ट के लिए फाइट कर सके। हालांकि कास्टिज्म वाली बीमारी यहाँ भी किसी महामारी की तरह ही फैली हुई थी और लोअर कास्ट वालों के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। उसी दौरान लालू प्रसाद का एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभर कर सामने आने लगे, क्योंकि उनका नारा था विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब इनके सीएम बनने के बाद लोअर कास्ट लोगों को सम्मान जरूर मिला, मगर इसके बाद बाकी और तरीके का सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा। उस टाइम हुआ क्या कि बिहार में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया और दिन दहाड़े लूट और छीना छोड़ी के सामने गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। मानो दिन दहाड़े हत्या और लूटपाट की घटनाएं तो आम सी हो गई थी और लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था हमेशा कि उनके साथ कुछ अनहोनी न घट जाए। यह रीजन है कि उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता था। यह जंगल राज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 से 20 सालों तक चलता रहा।
जिसने बिहार के विकास की कमर एकदम समझो तोड़ के रख दी। कारखानों पर ताला लगने लगा, लोगों का रोजगार उनसे छीनने लगा और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद से लोग बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट में पलायन करने लगे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जब लोग लौटकर अपने स्टेट वापस आते तो फिर वोट जातिवाद पे ही देते थे। डेवलपमेंट ना बिहार सरकार का मुद्दा रहा, न ही पब्लिक ने कभी इसकी डिमांड की। बस इन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और सरकार भी उन्हें इसी में ही लपेटकर सत्ता कायम रखना चाहती रही। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ये जरूर बताएं कि और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार कब तक डेवलप कर पाएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।